तो आज का हमारा मिशन है इन ज्योग्राफिकल फीचर्स को समझना, मतलब इन दर्रों और पहाड़ों को। हम इन नोट्स के सहारे एक तरह से अरावली के बीच से एक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक वर्चुअल सफर। हाँ, उन रास्तों से गुजरेंगे, उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिन्होंने इस प्रदेश को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल, चलिए। तो सबसे पहले इस शब्द को पकड़ते हैं, दर्रा। दर्रा, हाँ। नोट्स में इसे बड़े स्फेरल तरीके से समझाया गया है, पहाड़ों के बीच आने जाने का एक तंग रास्ता, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। एग्जैक्टली। लेकिन मजे की बात यह है कि अरावली में इन दर्रों को एक खास नाम दिया गया, नाल। और ये नाल शब्द ही मतलब पूरी बातचीत को एक स्थानीय रंग दे देता है। सही। ये सिर्फ रास्ते नहीं है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो ये दर्रे या नाल व्यापार के लिए, यात्रा के लिए और सबसे बढ़कर लड़ाइयों के लिए लाइफलाइंस रही हैं। जीवन रेखाएं। हाँ, सोचिए, किसी भी सेना के लिए एक पूरे पहाड़ पर चढ़ाई करना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। तो उससे कहीं ज्यादा आसान था इन तंग रास्तों पर, इन नाल पर कब्जा कर लेना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में इन दर्रों पे कब्जा करना मतलब पूरे इलाके पे कब्जा करने जैसा था? बिल्कुल। कि पहाड़ जीतने की जरूरत नहीं, बस रास्ता रोक लो। उसने व्यापार और सेना दोनों पर कंट्रोल कर लिया। ये उस दौर के, आप कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स थे। वाह। चलिए अब नोट्स के हिसाब से जिलों के नक्शे पर इन नालों को ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं अजमेर के ब्यावर से। यहाँ शिवपुर घाट, सुरा घाट, परवेरिया और देबारी जैसे दर्रे हैं। कई सारे। हाँ, लेकिन एक नाम है जिस पर नोट्स में खास निशान लगा हुआ है, बर दर्रा। अच्छा। और इसे राजस्थान का सबसे टेढ़ा मेढ़ा दर्रा बताया गया है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि उस जमाने में गूगल मैप्स तो थे नहीं थे। तो जो पहली बार इस दर्रे से गुजरा होगा उससे तो पक्का लगा होगा कि वो गोल गोल घूमकर वापस वहीं आ गया है। सही बात है। इसका ये टेढ़ा मेढ़ा होना ही इसकी खासियत है। और नोट्स में लिखा है कि ये मारवाड़ को मेरवाड़ा प्रदेश से जोड़ता है। यानी ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों और राजनीतिक इलाकों के बीच एक पुल जैसा था। और ये जुड़ाव सिर्फ नक्शे पर नहीं रहा होगा, है ना? मतलब संस्कृति और व्यापार के लेन देन का भी एक बहुत बड़ा सेंटर रहा होगा। बिल्कुल। चलिए ब्यावर के इन घुमावदार रास्तों से निकलकर अब पाली की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के नोट्स में 3 खास नालों का जिक्र है। कौन कौन सी? देसूरी नाल, पग्याल्या नाल और जिलवा नाल। और पग्याल्या नाल के बारे में लिखा है कि ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। अरे वाह! मेवाड़ और मारवाड़ मतलब राजस्थान के इतिहास के 2 सबसे बड़े और सबसे ताकतवर राज्य। हाँ। इन दोनों को जोड़ने वाला ये रास्ता कितना जरूरी रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सही में। इन नालों से न जाने कितने शाही कारवां गुजरे होंगे, कितनी सेनाएं, कितने आम लोग अपनी अपनी कहानियां लेकर। ये रास्ते तो इतिहास के गवाह हैं। पाली के बाद इन नोट्स में जो सबसे दिलचस्प पहेली मुझे लगी वो राजसमंद से जुड़ी है। अच्छा। यहाँ भूगोल और इंसानी सरहदों का एक बड़ा अजीब खेल देखने को मिलता है। वो कैसे? यहाँ हमें सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल और कामली घाट मिलते हैं। लेकिन एक नाम है गोरम घाट। गोरम घाट। नोट्स के मुताबिक गोरम घाट दर्रा तो राजसमंद जिले में है। ठीक है। लेकिन इसका रेलवे स्टेशन पाली जिले में बना हुआ है। हाँ, ये तो प्रशासनिक सीमाओं का एक क्लासिक उदाहरण है ना? जहां भूगोल की लकीरें और सरकारी नक्शों की लकीरें आपस में मेल नहीं खाती। जमीन कह रही है मैं राजसमंद में हूँ, रेलवे का बोर्ड कह रहा है आप पाली में हैं। और सुनिए, यहाँ एक और कमाल की बात है। नोट्स कहते हैं कि यहाँ एक मीटर गेज ट्रेन चलती है। अच्छा, वो छोटी वाली लाइन जो आप दिखती भी नहीं। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इसे सोलर पावर से चलने वाले एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित किया है। अरे वाह, ये तो कमाल का जुगाड़ है। मतलब इतिहास और भविष्य एक साथ। बिल्कुल। ये वाकई बहुत आकर्षक है। आप सोचिए, एक पुरानी विरासत, मीटर गेज जैसी तकनीक जो अब लगभग खत्म हो चुकी है, उसे नई इको फ्रेंडली तकनीक यानी सौर ऊर्जा के साथ मिलाकर एक पर्यटन स्थल बना दिया गया है। हाँ। ये दिखाता है कि भूगोल कभी स्थिर नहीं होता। समय के साथ इंसान उसे कैसे नया रूप देता है और उसकी रेलेवेंस बनाए रखता है। ये तो अतीत और भविष्य का एक अद्भुत संगम है। सही में। और आखिर में नोट्स हमें उदयपुर और जैसमंद ले जाते हैं। उदयपुर में केवड़े की नाल, हाथी नाल, फुलवारी की नाल और दिबारी नाल का जिक्र है। नाम से ही लग रहा है काफी हरियाली होगी। बिल्कुल। और जैसमंद में सांभर नाल का जिक्र मिलता है।
ये नाम ही अपने आप में बता रहे हैं कि वो इलाका कितना हरा भरा और जंगली जानवरों से भरपूर रहा होगा। चलिए, इन दर्रों की तंग घाटियों से निकलकर अब हम खुले आसमान के नीचे चलते हैं। कहाँ? राजस्थान के ऊंचे पठारों पर। नोट्स के अनुसार पठार वो जमीन है जो मैदानों से तो ऊंची उठी हुई हो, लेकिन जिसका ऊपरी हिस्सा पहाड़ की तरह नुकीला न होकर मेज की तरह समतल हो। पठारों का अपना एक अलग ही कैरेक्टर होता है। अच्छा? हाँ, दर्रे जहां जोड़ने का काम करते हैं, वहीं पठार अक्सर एक कुदरती किले की तरह होते हैं। उनकी ऊंचाई उन्हें सुरक्षा देती है और उनकी समतल सतह वो बस्तियों और खासकर किलों के निर्माण के लिए एक आइडियल जगह बनाती हैं। सही बात है। इतिहास गवाह है, दुनिया की कई बड़ी लड़ाइयां और राजधानियां इन्हीं पठारों पर बसी हैं। बिल्कुल। और हमारे नोट्स में इसका सबसे पहला और सबसे ऊंचा उदाहरण है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार? जी, ये सिरोही जिले में है, गुरु शिखर चोटी के ठीक नीचे। 1360 मीटर की ऊंचाई के साथ ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एक सपाट जमीन का मिलना, ये अपने आप में एक भौगोलिक अजूबा है तो? और ये ऊंचाई उस जगह की जलवायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को मतलब आसपास के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग बना देती है। सिरोही में ही एक और मशहूर पठार है, आबू का पठार। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है और पूरा का पूरा माउंट आबू शहर इसी पर बसा है। नोट्स में इसकी बनावट के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बैथलिथ या इंसेलबर्ग। ये क्या होता है? हाँ, ये भूवैज्ञानिक शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब बड़ा मजेदार है। बताइए। इंसेलबर्ग को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक सपाट रेगिस्तान की कल्पना करें। ठीक है। और उस रेत के समंदर के बीच से अचानक ग्रेनाइट का एक विशाल गुंबद जैसा पहाड़ बाहर निकला है। दूर से वो एक द्वीप जैसा, एक आइलैंड माउंटेन जैसा ही दिखता है। अच्छा। आबू का पठार इसी का एक बहुत बड़ा और शानदार उदाहरण है। अब आते हैं भोराट के पठार पर। यह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच फैला है, राजसमंद और उदयपुर के बीच। हाँ। नोट्स में इसके बारे में एक बहुत जरूरी बात लिखी है, यह पठारी प्रदेश जल विभाजक का भी कार्य करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जल विभाजक या वाटर डिवाइड। इसका मतलब है एक ऐसी ऊंची जमीन जो बारिश के पानी के बहाव को दो अलग अलग दिशाओं में बांट देती है। अच्छा। तो भोराट के पठार पर जो पानी गिरता है, उसका कुछ हिस्सा तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में चला जाता है और कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में। ये तो कमाल है। मतलब एक ही पठार पर गिरने वाली बारिश की दो बूंदें, जो शायद एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी पर गिरी हो, वो अपना सफर भारत के दो अलग अलग समुद्री किनारों पर खत्म कर सकती हैं। बिल्कुल, यही मतलब है। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये पूरे क्षेत्र के नदी तंत्र, इकोसिस्टम और यहाँ तक कि खेती बाड़ी को भी तय करती है। ये पठारी तय करता है कि किस इलाके को कितना पानी मिलेगा और कहाँ सूखा पड़ेगा। ये तो सच में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब उन पठारों की बात करते हैं जिन पर राजस्थान का गौरव और इतिहास खड़ा है। किले। हाँ, किले। सबसे पहला नाम आता है मेसा का पठार। ये चित्तौड़गढ़ में बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। और विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला इसी पर बना है। जी, लड़ाई के लिहाज से इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। क्यों? सोचिए, एक ऊंचा और सपाट पठार जिसके दोनों तरफ नदियां बह रही हों। ये नदियां एक कुदरती खाई का काम करती थीं। सही। इस बनावट की वजह से ही इस पर बने किले को जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता था। भूगोल ने ही चित्तौड़ को उसका वो अजेय चरित्र दिया। अगला पठार है कांसा व काकनवाड़ी पठार, जो सरिस्का अलवर में है। काकनवाड़ी का किला भी इसी पर बना है। और नोट्स हमें एक ऐतिहासिक तथ्य भी याद दिलाते हैं कि इसी किले में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को बंदी बनाकर रखा था। यहाँ फिर से देखिए, भूगोल और इतिहास का कितना गहरा रिश्ता है। एक दूर-दराज अलग थलग पठार पर बना किला, जिसका नाम और पहचान वहां की संस्कृति से जुड़ी है। भौमट का पठार। भौमट। यह उदयपुर से डूंगरपुर तक फैला है और नोट्स में लिखा है कि यह क्षेत्र भौमट प्रदेश कहलाता है और यहाँ भील या भौमट जनजाति की बहुलता है। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। कैसा? देखिए, भूगोल जो एक तरफ विकास के लिए एक रुकावट माना जाता है, वही दूसरी तरफ एक संस्कृति का सबसे मजबूत कवच बन जाता है। सही बात है। भूमट का उबड़ खाबड़ और मुश्किल पठारी इलाका बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ था।
और इसी वजह से भील समुदाय अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं और जीवन शैली को सदियों तक बचाए रख सका। मतलब यहाँ का भूगोल ही यहाँ की संस्कृति का रक्षक बन गया। बिल्कुल। बहुत खूब कहा। चलिए अब बाकी बचे पठारों का भी जिक्र कर लेते हैं जो इन नोट्स में है। जी। ऊपर माल का पठार बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैला है। फिर है लसारिया का पठार जो अब सलुम्बर जिले में है, जयसमंद झील के पूरब में। एक कटा-फटा पठार। हाँ, और आखिरी में मांदेसरों का पठार जो चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने आज इन हस्तलिखित नोट्स के जरिए अरावली के घुमावदार नालों से लेकर विशाल और ऊंचे पठारों तक का एक यादगार सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे इन भौगोलिक बनावटों ने सिर्फ इलाकों को आपस में जोड़ा नहीं है, बल्कि किलों को एक मजबूत नींव दी और संस्कृतियों को एक अनूठी पहचान भी दी है। सही। ये सिर्फ भूगोल की किताबों में लिखे नामों और जगहों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और लैंडस्केप की रीढ़ है। बिल्कुल सही कहा। ये नोट्स हमें एक बेहतरीन खाका देते हैं कि कैसे भूगोल लगभग हर चीज को आकार देता है। पुराने व्यापार के रास्तों और फौजी रणनीतियों से लेकर जनजातीय संस्कृतियों के विकास और बचाव तक, और यहाँ तक कि आज के दौर में टूरिज्म के नए केंद्र बनाने तक। गोरम घाट वाला उदाहरण। हाँ, गोरम घाट का सोलर पावर से चलने वाला टूरिस्ट स्पॉट इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। भूगोल वो कैनवस है जिस पर इतिहास और वर्तमान दोनों अपनी अपनी कहानी लिखते हैं। और अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। इन नोट्स में ऊपरमाल का पठार का उल्लेख बिजौलिया के साथ मिलता है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन का केंद्र था। जी, बिजौलिया किसान आंदोलन। तो हमारा सवाल ये है, इस पर विचार करें कि ऊपरमाल जैसे एक पठार की अलग-थलग, आत्मनिर्भर और दुर्गम भौगोलिक प्रकृति ने भारत के इतने बड़े और ऐतिहासिक किसान आंदोलन के लिए जरूरी हिम्मत, एकता और संगठन बनाने में कैसे योगदान दिया होगा। क्या उस पठार की भौगोलिक बनावट ने ही लोगों को बाहरी दबाव से लड़ने की ताकत दी? इस पर सोचिएगा जरूर।